नमस्कार विद्यार्थियों। हम चर्चा कर रहे थे सेकंड चैप्टर की स्वतंत्र भारत में राजनीति जो पुस्तक है उसका हम दूसरा चैप्टर पढ़ रहे थे एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, जिसमें हमने ये जाना कि प्रथम जो तीन आम चुनाव थे, पहला दूसरा और तीसरा, उसमें कांग्रेस की जीत कैसे दर्ज हुई, ऐसा क्या क्या कारण था ये हमने जाना। लोकतंत्र को स्थापित करने में क्या हमारे को समस्या आई, या फिर हमने निर्वाचन आयोग के बारे में जाना, संविधान सभा की प्रथम बैठक है, अंतिम बैठक है, संविधान का जो निर्माण हो रहा था, बहुत सारी बातों के बारे में हमने जाना। अब हमारा तो आगे का टॉपिक है, आज हम मुख्य रूप से दो टॉपिक पढ़ेंगे। पहला है आपका नेचर ऑफ कांग्रेस, यानी कांग्रेस की प्रकृति क्या थी, और पढ़ेंगे मेजर ओपोजिशन पार्टीज, इन जो विपक्षी पार्टियां हैं। हमने देखा कि कांग्रेस की जो विपक्षी पार्टी थी सीपीआई, केरल में उसको विधानसभा चुनाव 1957 में, उसकी जो सरकार बनी 1959 में, राष्ट्रपति शासन के तहत आर्टिकल 356 लगाया गया और उस सरकार को बर्खास्त कर दिया गया। इन वन पार्टी डोमिनेंस हम देख रहे थे। आज देखेंगे कांग्रेस के प्रभुत्व की प्रकृति। क्या भारत में ही ऐसा था या कहीं विश्व भर में भी ऐसा था कि एक पार्टी का शासन था? अगर हम बात करें तो लोकतांत्रिक तरीके से अगर संसार भर में कहीं पर एक पार्टी का शासन रहा था तो भारत के अलावा वो था आपका दक्षिण अफ्रीका, जहां पर नेशनल जो कांग्रेस है, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस है, वो एक सिमिलर पार्टी थी जिसका शासन, वहां पर जो रंग भेद नीति चली थी, यानी वहां पर जो काले और गोरे यानी श्वेत और अश्वेत लोगों के बीच में जो भेदभाव था उसको समाप्त किया गया। नेल्सन मंडेला उसके हीरो थे। उसके बाद वहां पर जो पार्टी रही अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, उसका प्रभुत्व रहा लोकतांत्रिक तरीके से। तो बहुत बढ़िया सवाल बन रहा है, तो भारत के अलावा ऐसा कौन सा देश है संसार में जहां पर लोकतांत्रिक तरीके से एक पार्टी लंबे टाइम तक शासन में रही? तो आपको जवाब देना है अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। इसके अलावा और कौन से देश थे जहां पर इस प्रकार की चीजें देखने को मिली, जहां पर एक पार्टी का शासन रहा हो सकता है कि उसके कारण कुछ अलग रहे होंगे, क्योंकि भारत की जो परिस्थितियां थी या भारत जो था लोकतांत्रिक देश था, तो यहाँ की चीजें अलग थी। हम बात करते हैं चीन की, क्यूबा की, सीरिया की, वहां पर एक दल को मान्यता है। कितने दल को मान्यता है? यानी एक ही पार्टी को मान्यता है। इस वजह से वहां पर जो शासन रहा है वो एक पार्टी का रहा है। तो आपको पूछा जा सकता है कि जैसे भारत में कांग्रेस का प्रभुत्व रहा शुरुआत के तीन आम चुनाव में 1952, 1957, 1967, ऐसे ही कोई ऐसे और देश है क्या? तो हमारे को जवाब देना है चीन, क्यूबा और सीरिया में इस प्रकार की चीजें हुई। उसका कारण होता है एक ही दल को वहां पर मान्यता है। इसके अलावा बेलारूस है, म्यांमार है, इरिट्रिया है, वहां पर एक पार्टी का जो प्रभुत्व है, वन पार्टी जो डोमिनेंस है, उसका जो मूल कारण है वो है सैन्य प्रभुत्व है, यानी सेना को वहां पर ज्यादा पावर दी गई है, या फिर कुछ कानूनी प्रभाव है। इस प्रकार के कानून बनाए गए हैं कि एक ही पार्टी वहां पर क्या रहती है, सरकार बनाती है या प्रभुत्व में रहती है। मेक्सिको है, दक्षिण कोरिया है, ताइवान है, यहाँ पर लोकतांत्रिक तरीके से प्रभुत्व नहीं है। यानी ऐसे एग्जाम्पल आपको पूछे जा सकते हैं। बात करते हैं द डोमिनेंस द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस हैज एंजॉयड इन साउथ अफ्रीका आफ्टर द एंड ऑफ, यानी अपार्थाइड का मतलब होता है रंग भेद, यानी रंग भेद का जो अंत हुआ दक्षिण अफ्रीका में, उसके हीरो रहे थे नेल्सन मंडेला, एक लंबा टाइम जेल में गुजारा। ये सारी चीजें आपने 11वीं क्लास की पॉलिटी में पढ़ी है। तो यहाँ से आज हम बात करेंगे जो इंपॉर्टेंस जो आपके सवाल रहते हैं उन्हीं पे हम विद पॉइंट ही चलेंगे, क्योंकि हमारे CUET में जो सवाल आते हैं वो सारे के सारे MCQ होते हैं। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो कहीं ना कहीं आप हर सवाल का जवाब ढूंढ ही लेते हो। और फटाफट हम आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक को। चाहो तो आप साथ साथ में स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। PRI इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी। अब देखो इस प्रकार की पार्टी एक जगह और देखने को मिली है, तो पूछा जा सकता है PRI की जो स्थापना है कब हुई थी? 1929, यानी 1929, 1929, 1929। उसके संस्थापक का नाम क्या था, उसके फाउंडर कौन थे? तो आप कह सकते हो प्लूटार्को इलियास कैलस। कहाँ की पार्टी है? मेक्सिकन जो क्रांति है उसका नेतृत्व इसी पार्टी ने किया था। स्पेनिश भाषा में उसको क्या कहते हैं? PRI कहते हैं। क्या कहते हैं? इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी का संबंध कौन से देश से है? मेक्सिको से है। और वहां पर जो मेक्सिकन क्रांति हुई थी उस क्रांति का जो लीडरशिप या उसकी जो नेतृत्व है वो किस पार्टी ने किया था? PRI पार्टी ने किया था। स्थापना दे रखी है 1929, 1929। मैंने पहले ही कहा था आज हम पढ़ेंगे
कांग्रेस की जो नेचर है उसके बारे में, और साथ में हम पढ़ेंगे उसके जो ओपोजिशन पार्टीज है, अन्य और कौन कौन सी पार्टियां थी उनके बारे में हम पढ़ेंगे। हम देख रहे हैं कि भारत में जो कांग्रेस है उसका प्रभुत्व हो रहा है, ऐसी पार्टियां कहीं और भी रही है क्या? अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के बारे में हमने देखा, उसका मूल कारण क्या था? रंग भेद नीति का जो अंत हुआ, इस कारण नेशनल जो कांग्रेस है कहाँ की? अफ्रीका की, उसको वहां पर ज्यादा मान्यता मिली, लोगों ने उसको ज्यादा पसंद किया, जैसे हमारे यहाँ भारत में कांग्रेस को पसंद किया जा रहा था। मैक्सिकन क्रांति का जो नेतृत्व था इस पार्टी ने किया, इसका शासन परिपूर्ण तानाशाही शासन कहलाया। यानी इसने जो तरीका अपनाया शासन का, उस शासन को कैसा शासन कहा जाता है? यानी पूरी तरीके से कैसी है ये? तानाशाह वाला शासन है। इसके अलावा 2000 में वहां पर जब राष्ट्रपति के चुनाव हुए तो उस या उन चुनाव में इस पार्टी की करारी हार हुई। तो इंपॉर्टेंट सवाल ऐसे ही बनते हैं कि आपका सवाल ऐसे बनेगा कि आप ये बताओ कि पीआरआई जो पार्टी उसका संबंध कौन से देश से है? मैक्सिको से है। उसकी फुल फॉर्म क्या है? इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी, स्थापना 1929, संस्थापक प्लूटार्को इलियास कैलस है। मैक्सिकन क्रांति का नेतृत्व इस पार्टी ने किया है, और इसका जो शासन है पूरी तरह से कैसा बताया गया है? तानाशाही शासन बताया गया है। इसके अलावा 2000 में वहां पर जब राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं तो इस पार्टी की क्या हो जाती है? हार हो जाती है। अब देखो, कांग्रेस ए सोशल एंड आइडियोलॉजिकल कोलिशन, यानी कांग्रेस एक क्या है? सामाजिक और विचारधारात्मक संगठन के रूप में या गठबंधन के रूप में आप कह सकते हो। ये बात कैसे तय होती है? हम बात करते हैं सबसे पहले कांग्रेस की जो स्थापना 1885 में ए ह्यूम ने की थी। और क्या देख रहे हैं? ये जो पार्टी है शुरुआत में कैसी पार्टी थी, बाद में कैसी पार्टी बन गई? आपने महात्मा गांधी के आंदोलन देखे होंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन देखा होगा, या भारत छोड़ो जो आंदोलन देखा था, महिलाओं ने, बच्चों ने, विभिन्न प्रकार के वर्गों ने, जाति धर्म यानी किसी भी प्रकार की चीजें देखी नहीं गई, और बढ़ चढ़ के भाग लिया कि हमारे को ब्रिटिश सरकार से क्या पाना है? मुक्ति पाना है, हमारे को आजादी चाहिए। तो ऐसा क्या कारण था कि पहले ये लोग शामिल नहीं थे और बाद में हर प्रकार का व्यक्ति उसमें जुड़ गया? शुरुआत में क्या पार्टी की सिचुएशन थी, या पार्टी में कौन कौन लोग शामिल थे, बाद में पार्टी में क्या था? क्योंकि आजादी के बाद में ये जो पार्टी थी सामाजिक और वैचारिक रूप से बात करते हैं, सोशल एंड जो आइडियोलॉजिकल उसकी जो धारणा है वो एक गठबंधन के रूप में थी, विभिन्न तबके के लोग उसमें शामिल हो गए थे। शुरुआत अगर हम बात करते तो कांग्रेस में शुरू में 1885 में शिक्षित लोग ही थे, कामकाजी लोग थे, यानी जो लोग पैसे वाले थे, कुछ ने काम करते हैं, जो व्यापारी लोग हैं, या फिर धनाढ़े लोग हैं, या फिर जिनको बहुत अच्छी अंग्रेजी आती है, या उंचले मध्य वर्ग यानी मिडिल वर्ग में भी ऐसे लोग हैं जिनके पास ठीक ठाक संसाधन है, यानी उनको कहते हैं उंचले मध्य वर्ग के लोग शामिल थे। शुरुआत में जो पार्टी थी उसकी प्रकृति में कौन कौन लोग शामिल थे? यानी शिक्षित है, कामकाजी है, व्यापारी है, धनवान है, जिनको अंग्रेजी आती है, या फिर हम कहते हैं जो उंचला मध्य वर्ग है वो इस पार्टी में शामिल था। लेकिन अपने पास सवाल क्या बनता है कि ऐसी क्या घटना हुई, ऐसी क्या बातें हुई कि इस पार्टी में प्रत्येक व्यक्ति जुड़ गया? आप याद करो महात्मा गांधी के आंदोलनों को। महात्मा गांधी के साथ कोई एक ऐसी घटना घटित हुई थी, आपने इतिहास में पढ़ा होगा कि जब उनको एक ट्रेन से नीचे उतार दिया गया तो उनको पहली बार महसूस हुआ था कि रंग के आधार पर जो भेदभाव अंग्रेज लोग कर रहे थे, मैं इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, मेरे साथ इस प्रकार की घटना होती है, तो फिर मेरे गांव के, मेरे देश के या मेरे समाज के जो लोग हैं जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है, उनके साथ क्या होता होगा? तो उन्होंने जो सामान्य रूप धारण किया, एक किसान के साथ वो मिलके या आम जो लोग हैं उनके साथ मिलके आंदोलन को आगे बढ़ाया। तो ऐसे कुछ कारण रहे थे कि ये जो पार्टी थी इसमें प्रत्येक व्यक्ति जुड़ गया। सबसे बड़ी बात आती है सविनय अवज्ञा आंदोलन, डिसओबीडियंस मूवमेंट का संबंध किससे है? महात्मा गांधी से है। गांधी जी के जो आंदोलन है उसके बाद इसमें मजदूर और मालिक जुड़ गए, निम्न वर्ग और मध्य वर्ग जुड़ गया, किसान जुड़ गए, उद्योगपति जुड़ गए, शहरी लोग हैं, साथ में ग्रामीण लोग हैं। इसका मतलब है बिना किसी भेदभाव के लिंग, जाति, वर्ण, हर किसी चीज को, है ना, हर किसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं था, हर व्यक्ति इसका क्या सदस्य बन रहा था। हम क्या देख रहे हैं? महात्मा गांधी के आंदोलनों के बाद में इस पार्टी में चाहे मजदूर हो, चाहे मालिक हो, निम्न वर्ग हो, मध्य वर्ग हो, किसान हो, उद्योगपति हो, शहरी लोग हो, ग्रामीण लोग हो, या फिर आदमी कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी वर्ग का व्यक्ति हो, इसका क्या बन रहा था? सदस्य बन रहा था। इसके अलावा विचारधाराओं का जो सामंजस्य था, इस पार्टी की एक बहुत बड़ी विशेषता थी, हर विचार के लोग या हर प्रकार के जो आइडियोलॉजी के लोग थे इसमें शामिल थे, चाहे कंजर्वेटिव हो, चाहे रेडिकल हो, चाहे गर्मपंथी हो, नरमपंथी हो, चाहे दक्षिणपंथी हो, चाहे लेफ्ट विंग हो या फिर राइट वाले हो, यानी वामपंथी, दक्षिणपंथी, हर कोई इसका क्या था? वैचारिक रूप से इसका सदस्य था। इसके अलावा गुटों में तालमेल और सहनशीलता, हमने बात करी थी, बहुत सारी ऐसी पार्टीज थी
जो इस पार्टी से ही निकली थी, यानी उनका कहीं ना कहीं कांग्रेस में ही समावेश था। यानी टॉलरेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ ए फिक्शंस, हम कहते हैं कि गुटों में जो तालमेल है वो बड़ा शानदार था। शासक दल की तथा विपक्ष की भूमिका अर्थात कांग्रेस प्रणाली, हमने देखा कि 1952 के जो आम चुनाव थे उसमें कांग्रेस से एक बड़ी पार्टी उभर के आई थी, उसकी कोई विपक्ष पार्टी थी नहीं। हाँ, 16, 27, 20 लगातार आम चुनाव में सीपीआई ने सीटें जरूर अर्जित करी थी। 16, 27, 20 अगर हम देखें 1952, 1957, 1962 में, इसके अलावा कोई पार्टी थी नहीं तो उसको एक प्रकार से कह सके कि जो विपक्षी पार्टी हो। तो शासक दल की और विपक्ष की भूमिका निभाने वाली पार्टी कौन सी थी? कांग्रेस थी। खुद ही विपक्ष का रोल निभा रही थी, इसलिए इस प्रणाली को हम क्या कहते हैं? कांग्रेस प्रणाली कहते हैं। ये कुछ कारण थे, ये कारण क्या बताते हैं कि वो एक सामाजिक और विचारधारात्मक रूप से क्या था, एक ऐसा गठबंधन था, उसमें विभिन्न विचारों के लोग शामिल थे, विभिन्न वर्गों के लोग शामिल थे, और इसमें गुटों में तालमेल बहुत अच्छा था। और कांग्रेस प्रणाली की अगर हम बात करें तो विपक्ष और शासक दोनों ही चीजों की भूमिका कौन सी पार्टी निभा रही थी? कांग्रेस पार्टी निभा रही थी। हम बात करेंगे अन्य जो इसके ओपोजिशन पार्टीज है उनके अंदर से आपके क्या क्या सवाल आते हैं, सीधे हम चर्चा उन सवालों की करेंगे। सोशलिस्ट पार्टी, यानी जो आपकी सोशलिस्ट पार्टी है, उसकी स्थापना 1934 किसने करी थी? नरेंद्र देव। कौन है? आचार्य नरेंद्र देव। और क्या आ रहा है आपके? नेता कौन कौन से आते हैं इसमें? जेपी नारायण है, अशोक मेहता है, राम मनोहर लोहिया है, अच्युत पटवर्धन है, और आपका एसएम जोशी है। ये सारे के सारे लोग इस पार्टी के नेता थे। तो यहां से सीधा आपका सवाल क्या आएगा कि सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब और किसने करी थी? 1934 में आचार्य नरेंद्र देव ने। नेता कौन कौन थे? जेपी नारायण, अशोक मेहता, राम मनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन, एसएम जोशी। इसके अलावा 1948 में कांग्रेस पार्टी से ये पार्टी क्या हो गई थी? अलग हो गई थी। विचारधारा इस पार्टी की क्या है? लोकतांत्रिक समाजवाद। क्या है? लोकतांत्रिक समाजवाद। इसका मतलब क्या है कि जितने भी हमारे संसाधन है उत्पादन के, उस पर किसका हक होना चाहिए? राज्य का हक होना चाहिए। और क्या है? मजदूरों व किसानों की उपेक्षा कांग्रेस करती आई है। इस प्रकार का दोष इस पार्टी ने लगाया था कि कांग्रेस की एक बहुत बड़ी कमी रही है। कमी क्या रही है कि इसने हमेशा ही मजदूरों और किसान वर्ग का क्या किया है? हाँ, उसने उपेक्षा करी है। तो इस प्रकार का जो स्टेटमेंट है कौन सी पार्टी ने दिया है? सोशलिस्ट पार्टी ने। स्थापना पूछे 1934, आचार्य नरेंद्र देव प्रमुख नेता, जेपी नारायण, अशोक मेहता, राम मनोहर लोहिया, पटवर्धन और एसएम जोशी। 1948 में कांग्रेस में अलग हो गई। विचारधारा की अगर हम बात करें तो लोकतांत्रिक समाजवाद। इन लोकतंत्र में अगर हम बात करते हैं उस समय दो प्रकार की विचारधारा चल रही थी, पूंजीवाद और समाजवाद। इसने किस विचारधारा पे बल दिया था? सोवियत संघ की जो विचारधारा है, समाजवाद। 1955 की दुविधा, कांग्रेस खुद को समाजवादी मान रही थी। आपको पता है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जो समाजवाद की तरफ झुके हुए थे, वो खुद ऐसा मान रहे थे कि कांग्रेस जो पार्टी वो कैसी पार्टी है? वो एक समाजवादी पार्टी है। तो फिर एक यहाँ पर एक दशा उनके सामने पैदा होगी, सोशलिस्ट पार्टी के सामने एक दुविधा पैदा होगी कि वो इस पे आरोप नहीं लगा पाएगी। तो वो पहले कह रही थी कि कांग्रेस कैसी पार्टी है? मजदूरों और किसानों की उपेक्षा करने वाली पार्टी है। समाजवादी पार्टी कि अगर हम बात करें, चाहे समाजवादी पार्टी हो, जनता दल यूनाइटेड हो, जनता दल सेक्युलर हो, इन दलों पर इस पार्टी की क्या है? छाप। इसमें बहुत सारी अलग अलग पार्टियां निकल के सामने आई। तो बढ़िया सवाल यही बन रहा है कि इस पार्टी की स्थापना कौन से साल हुई, किसने करी, प्रमुख नेता कौन कौन है, और इसकी विचारधारा क्या है, और इस पार्टी ने किस प्रकार के आरोप कांग्रेस पार्टी पे लगाए हैं। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट यहां से ले सकते हो। हम ओपोजिशन पार्टीज पढ़ रहे हैं। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया आपने पढ़ा था। केरल में 1957 विधानसभा का जो चुनाव था, वहां पर 126 सीटों पे चुनाव हुए, 60 सीटें इस पार्टी को मिली। सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ईएमएस नमूद्रीपाल जो थे वहां के मुख्यमंत्री बने। ये सारी बातें आपने पहले पढ़ी होगी। इसी पार्टी को हम पढ़ रहे हैं कि इस पार्टी की जो विचारधारा थी वो किससे प्रेरित थी। बहुत बढ़िया सवाल यहां से आ रहा है, सीधा आपको पूछता है कि ऐसी कौन सी पार्टी है रूस की जो बोल्शेविक क्रांति 1917 इस क्रांति से प्रेरित है? तो आप कह सकते हो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। इसके संस्थापक आपकी किताब में नहीं दिया हुआ है, 1925 एम एन रॉय। कौन है? 1925 एम एन रॉय। और क्या है?
1935 तक कांग्रेस के भीतर काम किया। सॉरी 1935 से लेकर हम कहते हैं कि ये कांग्रेस के भीतर काम कर रही थी। दिसंबर 1941 में ये पार्टी कांग्रेस से क्या हो गई, पूंजीवाद सामंतवाद को पूर्णतया समाप्त करने की पक्षधर पार्टी है। पूर्णतया का मतलब है पूरी तरह से ये क्या करना चाहती है, पूंजीवाद और सामंतवाद को समाप्त करना चाहती है। अगर आप बात करें कम्युनिस्ट पार्टी जो है, इसकी जो विचारधारा है वो कहां से संबंधित है, रूस की बोल्शेविक क्रांति है। रूस सोवियत संघ आप बात करते हो जो समाजवाद को बढ़ावा देता है, तो ये पूंजीवाद का पूरी तरह से क्या करती है, विरोध करती है। समाप्त करने की पक्षधर जो पार्टी है वो पार्टी कौन सी है, कम्युनिस्ट पार्टी है। प्रमुख नेता कौन कौन से हो जाएंगे, ए से डांगे है, EMS नंबूद्रीपाद है, अजय घोष, पी सुंदरैया, PC जोशी और एक के गोपालन। कौन हो जाएंगे, एक के गोपालन। देखो बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पे आपके लिए सवाल आ रहे हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया कौन सी क्रांति से संबंधित है, बोल्शेविक क्रांति। इसके संस्थापक कौन है, MN रॉय 1925। इसके अलावा किसका विरोध करती है, पूंजीवाद का सामंतवाद का विरोध करती है। प्रमुख नेता कौन कौन से हो जाएंगे, ऐसे डांगे है, EMS नमूद्रीपाद है, अजय घोष है, पी सुंदरैया है, PC जोशी है, AK गोपालन है। और इस पार्टी का 1964 में क्या होता है, विभाजन हो जाता है। क्योंकि 1962 में आपने सुना होगा कि हमने एक युद्ध लड़ा था किसके साथ में, चीन के साथ। इस युद्ध के बाद में इस पार्टी का 1964 में विभाजन होता है। एक बनती है CPI यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। इसका मतलब है जो लोग सोवियत संघ की विचारधाराओं को समर्थन दे रहे थे वो CPI में रह गए, और उसके बाद में CPI इसमें हो जाएगा M यानी मार्क्सवादी, यानी ML कह सकते हैं मार्क्सवादी। और जो लोग चीन का समर्थन कर रहे थे, मार्क्सवादी लेनिन नाम से एक अलग पार्टी बन गई, उसको कहते हैं CPIM। तो बहुत अच्छा सवाल यहाँ से आ रहा है कि CPI जो पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, उसका विभाजन कब हुआ, 1964 में। किस नाम से, एक तो CPI रह गई। ये कौन सी विचारधारा का समर्थन कर रहे थे, सोवियत संघ की विचारधारा का समर्थन कर रहे थे। और चीन विचारधारा का समर्थन करने वाले जो लोग थे वो किस में मिल गए, CPIM मार्क्सवादी लेनिन। ऐसे करके हम क्या कर देंगे, इस पार्टी की ये जो तारीख है 1964, इसको आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट यहाँ से क्या क्या बन रहे हैं, इंपॉर्टेंट यहाँ से ये बन रहे हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, ये कौन सी क्रांति से प्रेरित है, रूस की बोल्शेविक क्रांति। संस्थापक इसके कौन है, इसका विभाजन कब हुआ, 1964 में। प्रमुख इसके नेता कौन कौन से हैं, ऐसे डांगे है, EMS नंबूद्रीपाद है। कौन है, EMS नंबूद्रीपाद, केरल में जो मुख्यमंत्री बने थे जहाँ पे कम्युनिस्टों की सरकार बनी थी। और कौन से आर्टिकल के तहत इसको बर्खास्त किया गया था, आर्टिकल 356। बहुत बढ़िया सवाल यहाँ से आता है कि संवैधानिक तंत्र जब विफल हो जाता है तो उस राज्य में कौन सा शासन लगता है, राष्ट्रपति शासन लगता है। आपकी CUET की तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी और आप लगातार अपने हाथ से नोट्स बनाते जाइए। इन वीडियोज़ को बहुत अच्छे से देखें। आपके लिए PPT बनाने के लिए हम बड़ी मेहनत कर रहे हैं और लगातार एक्सरसाइज आपके साथ हम करेंगे। और CUET एज ए डोमेन सब्जेक्ट राजनीति विज्ञान में पनाराम आपके साथ लगातार जुड़ा रहूंगा। भारतीय जनसंघ की हम बात करेंगे 1951। संस्थापक इसके हो जाएंगे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। कौन हो जाएंगे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिन्होंने जो जम्मू कश्मीर को स्वायत्तता का दर्जा दिया था उसका उन्होंने विरोध किया था कि भाई जम्मू कश्मीर को इस प्रकार का दर्जा नहीं मिलना चाहिए। इसकी जड़ें RSS राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और हिंदू महासभा में। सवाल तो यहीं से बनता है कि इसकी जड़ें किस में है, तो ये आपके RSS और हिंदू महासभा से इसकी जड़ें निकली हुई है। विचारधारा की अगर बात करें, एक देश एक संस्कृति एक राष्ट्र, भारतीय संस्कृति और सभ्यता पर यह बल देने वाली पार्टी है। अखंड भारत की बात करती है। अंग्रेजी भाषा के स्थान पर हिंदी भाषा होनी चाहिए, ऐसी बात कहने वाली पार्टी है। 1964 में जब चीन परमाणु का परीक्षण करता है तो ये पार्टी ऐसा मानती है कि भारत को भी क्या करना चाहिए, परमाणु परीक्षण करना चाहिए। 1974 में पोखरण में भारत ने क्या किया था, पहला परमाणु परीक्षण किया था। 1952 में इस पार्टी को 3 सीटें मिलती है। 1957 में इस पार्टी को कितनी सीटें मिलती है, 4 सीटें मिलती है। अगर हम बात करते हैं इसके जो नेता हो जाएंगे, श्यामा प्रसाद जी हो जाएंगे मुखर्जी,
दीनदयाल उपाध्याय हो जाएंगे, बलराज मधोक। अगर आपको ऐसा पूछ ले कि आप ये बताओ श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, बलराज मधोक, इनका संबंध कौन सी पार्टी से है? भारतीय जनसंघ से है। वर्तमान में जो आपकी बीजेपी है वो बीजेपी भी कौन सी पार्टी से संबंधित है? भारतीय जनसंघ से ही संबंधित है। दीनदयाल उपाध्याय है, इनके बारे में यहाँ से सवाल आता है कि समग्र मानवतावाद जो सिद्धांत है उसके प्रणेता कौन है? तो आपको जवाब देना है दीनदयाल उपाध्याय। या ऐसा हो सकता है समग्र मानवतावाद सिद्धांत के जो प्रतिपादक है उनका संबंध कौन सी पार्टी से है? भारतीय जनसंघ से है। स्थापना वर्ष पूछा जा सकता है 1951, संस्थापक पूछा जा सकता है, इसकी जड़ें पूछी जा सकती है। आरएसएस और हिंदू महासभा हो जाएगी। इस पार्टी की जो विचारधारा है वो क्या कहती है? एक देश एक संस्कृति, भारतीय संस्कृति और सभ्यता पर हमेशा बल देती आई है। अखंड भारत की बात करती है। अंग्रेजी भाषा के स्थान पर हिंदी भाषा होनी चाहिए। ऐसी बात कहने वाली पार्टी कौन सी है? तो आप जवाब दोगे भारतीय जनसंघ है। 1964 में जब चीन परमाणु का परीक्षण करता है तो भारत के लिए परमाणु परीक्षण की बात करने वाली पार्टी कौन सी थी? भारतीय जनसंघ है। 1952 में 3 सीटें, 1957 में 4 सीटें। प्रमुख नेता हो जाएंगे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, बलराज मधोक, और समग्र मानवतावाद के जो प्रणेता है वो कौन हो जाएंगे आपके? दीनदयाल उपाध्याय। स्वतंत्र पार्टी 1959 सी राजगोपालाचारी जो भारत के प्रथम क्या बने थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे। बहुत बढ़िया प्रश्न यहां से आता है। नेता इसके हो जाएंगे के एम मुंशी है, एनजी रंगा है, मीना मसानी है, और पूंजीवाद के समर्थक कराधान विरोधी पार्टी है। गुटनिरपेक्षता व सोवियत संघ के साथ संबंधों का विरोध करती है। पूंजीवाद का समर्थन करने वाली पार्टी कौन सी है? यानी सबसे पहले याद रखना है 1959 में इसकी स्थापना होती है। स्थापना कौन करता है? सी राजगोपालाचारी है। राजगोपालाचारी के बारे में बढ़िया सवाल बनता है। स्वतंत्र भारत के प्रथम जो गवर्नर जनरल रहे थे वो कौन थे? सी राजगोपालाचारी थे। नेता हो जाएंगे के एम मुंशी है, एनजी रंगा है, मीना मसानी, या मीना मसानी, एनजी रंगा और के एम मुंशी। सी राजगोपालाचारी का संबंध कौन सी पार्टी से है? तो आपको जवाब देना है स्वतंत्र पार्टी से है। ये पूंजीवाद के समर्थक रहे हैं। इसका मतलब क्या है? पूंजीवादी विचारधारा का समर्थन देने वाली पार्टी स्वतंत्र पार्टी। कराधान विरोधी पार्टी, इसका मतलब क्या है? जो सरकार टैक्स लगाती है ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए, ऐसी बात करने वाली पार्टी कौन सी है? स्वतंत्र पार्टी है। गुटनिरपेक्षता और सोवियत संघ के संबंधों का क्या करती है? जो हमारे सोवियत संघ के साथ संबंध है उनका ये पार्टी क्या करती है? विरोध करती है। इसका मतलब क्या है कि सरकार की जो नीतियां है, सरकार जो इंटरफेयर करती है, इस प्रकार का इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। राज्य नियंत्रित जो व्यवस्था है, कौन सी व्यवस्था? राज्य नियंत्रित जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था का ये पार्टी क्या करती है? विरोध करती है। यानी पूंजीवाद का समर्थन करने वाला कोई एक ऐसा दल बताओ, राजनीतिक दल बताओ, तो आपको जवाब क्या देना है? स्वतंत्र पार्टी है। लगातार आप देख पा रहे हो कि हम CUET द रेवोल्यूशन हमारा इंस्टीट्यूट है, लगातार आपके साथ जुड़ा हुआ है, और प्रयास मेरा ऐसा ही रहेगा कि आप पॉलिटिकल साइंस में एज ए डोमेन सब्जेक्ट आप बहुत अच्छे